नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं ना, वो जटिल एस्ट्रोफिजिक्स और तारों के जीवन चक्र के बारे में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये एक बेहद इमोशनल और कमाल के मानवीय सफर की भी कहानी है। जरा सोचिए, सिर्फ 19 साल का एक लड़का जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को पूरी तरह से सुलझा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक 19 साल के लड़के ने, वो भी एक समुद्री जहाज पर बैठे बैठे, ब्रह्मांड की किस्मत को कैसे फिर से लिख दिया। इस कहानी को सच में महसूस करने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सितंबर 1930 का समय है। एसएस पिलवीसना नाम का एक जहाज बॉम्बे से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है और उसके डेक पर एक ऐसा युवा बैठा है जो सचमुच इतिहास रचने वाला है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 19 साल थी, समुद्र के बीच 18 दिन की इस लंबी यात्रा पर थे। उनके पास कोई बड़ी लैबोरेटरी या महंगे उपकरण नहीं थे। उनके पास थी तो बस दो चीजें, एक कागज और एक पेंसिल। और यकीन मानिए, इन्हीं मामूली चीजों के सहारे उन्होंने अपनी वो पूरी यात्रा मरते हुए तारों की किस्मत का हिसाब लगाने और ब्रह्मांड के नियमों को समझने में बिता दी। अब उस समय तक विज्ञान को तारों के जीवन चक्र के बारे में जो पता था वो कुछ ऐसा था। सबसे पहले एक विशाल गैस का बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, एक तारे का रूप लेता है। फिर वो अपने जीवन के मुख्य चरण में चमकता है, एक रेड जायंट बनता है और अंत में ऊर्जा खत्म होने पर सिकुड़कर एक छोटा और बेहद घना व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। 1920 के दशक तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि भाई हर तारे का बस यही एक अंतिम भविष्य है। अब इस प्रक्रिया को ना हम एक गुब्बारे के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, तारे के अंदर दो मुख्य ताकतें लगातार एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही होती हैं। एक तरफ तो तारे की अपनी भयंकर ग्रेविटी है जो हर चीज को अंदर की तरफ खींच रही है, सिकोड़ रही है, और दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे पैदा होने वाली विशाल ऊर्जा बाहर की तरफ एक लगातार दबाव बनाती है। इसी शानदार संतुलन को हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो जब तक तारे के अंदर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है ना, तब तक ये बैलेंस एकदम परफेक्ट बना रहता है। ग्रेविटी का अंदरूनी खिंचाव और थर्मल प्रेशर का बाहरी धक्का, ये दोनों एक दूसरे को रोक कर रखते हैं और हमारा तारा आसमान में पूरी चमक के साथ एकदम स्थिर रहता है। लेकिन हर चीज का अंत तो होता ही है। एक समय ऐसा आता है जब तारे का ईंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पूरी तरह से रुक जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बाहर की तरफ लगने वाला वो दबाव अब खत्म हो चुका है। लेकिन ग्रेविटी, वो तो अपनी पूरी ताकत के साथ अब भी वहीं मौजूद है। इस पॉइंट पर आकर वो नाजुक संतुलन टूट जाता है और ग्रेविटी तारे को अंदर की तरफ बड़ी बेदर्दी से सिकोड़ना शुरू कर देती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। जब तारा सिकुड़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम का एक नियम है जिसके अनुसार दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। मतलब वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इससे एक नया भारी दबाव पैदा होता है जिसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। उस वक्त के सभी वैज्ञानिकों को लगता था कि बस ये प्रेशर हमेशा मरते हुए तारे को रोक लेगा और उसे एक स्थिर व्हाइट ड्वार्फ बना देगा। हम देखिए, जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि चंद्रशेखर ने सोचा क्या होगा अगर तारा बहुत ही ज्यादा विशाल हो। तब तो उसकी ग्रेविटी इतनी भयानक होगी कि उन इलेक्ट्रॉन्स को लगभग प्रकाश की गति यानी लाइट की स्पीड से भागना पड़ेगा। उन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स की समस्या में एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ दिया। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर उस भयानक ग्रेविटी को रोक पाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी उस 18 दिन की समुद्री यात्रा के दौरान सिर्फ एक कागज और पेंसिल की मदद से उन्होंने एक जादुई आंकड़ा खोज निकाला। वो आंकड़ा था 1.4 सोलर मास, यानी हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। ये वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है जो किसी भी व्हाइट ड्वार्फ तारे का अधिकतम वजन हो सकती है। बिल्कुल, और इसी को आज हम पूरी दुनिया में चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी मरते हुए तारे के कोर का द्रव्यमान इस लिमिट से जरा सा भी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर उस तारे के पतन को नहीं रोक पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रेविटी की पूरी तरह से जीत होगी और वो तारा कभी भी व्हाइट ड्वार्फ के रूप में स्थिर नहीं हो पाएगा। अब इस लिमिट का मतलब एक बहुत ही भयानक और उस समय के वैज्ञानिकों के हिसाब से एकदम बेतुका परिणाम था। सोचिए, अगर कोई विशाल तारा व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता तो वो सिकुड़ता रहेगा।
अनंत काल तक सिकुड़ता ही रहेगा। उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसका गुरुत्वाकर्षण या कहीं उसकी ग्रेविटी प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देगी। असल में देखा जाए तो ये ब्लैक होल्स की दुनिया की सबसे पहली गणितीय भविष्यवाणी थी। कैम्ब्रिज में टकराव, एक युवा प्रतिभा बनाम स्थापित वैज्ञानिक प्रतिष्ठान। ये सारी थ्योरी हमें ले जाती है 1935 के लंदन में, जहां ये युवा जीनियस अपने आदर्श और उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन के सामने अपनी खोज पेश करने खड़ा था। लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के बजाय एडिंगटन ने चंद्रशेखर के काम की सार्वजनिक रूप से धज्जियां उड़ा दी। एडिंगटन ने भरी सभा में कहा कि प्रकृति ऐसे बेतुके तरीके से काम नहीं कर सकती और कोई ना कोई प्राकृतिक नियम इस तारे को इस तरह अनंत रूप से सिकुड़ने से जरूर रोकेगा। सोचिए, एक युवा वैज्ञानिक के लिए अपने हीरो से ऐसा सुनना कितना अपमानजनक और तोड़ देने वाला पल रहा होगा। एडिंगटन ने जो सबसे तीखी बात कही वो ये थी कि तुम्हारी गणित तो सही है, लेकिन तुम्हारी भौतिकी कमजोर है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास था। मतलब चंद्रशेखर का गणित पूरी तरह से बेदाग था, कोई उसमें गलती नहीं निकाल सकता था। फिर भी उस समय का वैज्ञानिक एलाइट वर्ग अपनी पुरानी और रूढ़िवादी सोच के कारण इस नई सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी यहाँ से कैसे नया मोड़ लेती है। इस विवाद और लगातार बॉयकॉट के बाद एडिंगटन की विशाल छाया से बाहर निकलने के लिए 1937 में चंद्रशेखर ने अमेरिका जाने का बड़ा फैसला किया। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में अपनी एक नई शुरुआत की और पता है, उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ पर अपना वो मुकाम हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया ताकि वे विज्ञान के क्षेत्र में आजादी से सांस ले सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें। अमेरिका में उनका फोकस सिर्फ अपनी रिसर्च पर ही नहीं था, बल्कि पढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा था। उनके समर्पण की एक बड़ी ही अद्भुत और मशहूर कहानी है। एक बार शिकागो में बहुत भयानक बर्फीला तूफान आया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर अपनी क्लास लेने के लिए पूरे 50 मील गाड़ी चलाकर पहुंचे और उस क्लास में सिर्फ 2 ही छात्र आए थे। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि बाद में उन दोनों ही छात्रों ने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। जी हाँ, उनके नाम थे सुंग दाओ ली और चेनिंग यांग। चंद्रशेखर उन लोगों में से नहीं थे जो किसी एक ही विषय पर टिक कर रह जाएं। वो हर 10 साल में अपनी रिसर्च का फील्ड बदल देते थे। तारों की संरचना से शुरुआत करके रेडिएटिव ट्रांसफर, हाइड्रोडायनामिक स्टेबिलिटी और आखिर में ब्लैक होल्स की मैथमेटिकल थ्योरी तक वो जिस भी नए क्षेत्र में जाते वहां पूरी गहराई तक जाते और उस विषय की सबसे प्रामाणिक, सबसे बेहतरीन किताबें लिखते। उनकी जिज्ञासा की वाकई कोई सीमा नहीं थी। और पता है, उनके लिए विज्ञान सिर्फ कुछ बोरिंग आंकड़े या सूखे समीकरण नहीं थे। अपनी किताब ट्रूथ एंड ब्यूटी में उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कला है, ये एकदम ही कविता की तरह है। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि सच्चे विज्ञान पर बिल्कुल सटीक समीकरणों के अंदर ना एक बहुत ही गहरी और कलात्मक सुंदरता छिपी होती है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि ये सफर कितने लंबे इंतजार और मान्यता की कहानी है। 1930 में एक 19 साल के लड़के ने जहाज पर एक लिमिट खोजी। 1935 में उसे सरेआम अपमानित किया गया। लेकिन 1970 के दशक तक आते आते तकनीक इतनी एडवांस हो गई कि असल में ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया जाने लगा। उनका वो गणित आखिरकार सच साबित हुआ और अंततः 1983 में पूरे 53 साल के लंबे इंतजार के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनकी उसी खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। खैर, उनकी ये पूरी यात्रा अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने ही शानदार विचार और अद्भुत खोजें हमेशा के लिए खो गई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय की दुनिया उन पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी। चंद्रशेखर की ये कहानी हमें विज्ञान के विकास के बारे में तो बताती है, लेकिन साथ ही ये उस अदम्य मानवीय साहस और धैर्य की भी याद दिलाती है जो सच को दुनिया के सामने लाने के लिए बेहद जरूरी है। इस अद्भुत एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।